Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग की MCQs सीरीज़ चल रही है। सो हेयर आई एम विद द थर्ड पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। सो नाउ लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग? कक्षागत परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, improve instructions, measure teachers effectiveness और compare students performance। सो इन सभी ऑप्शंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवैल्यूएशन और असेसमेंट। सो यहाँ पर जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो होता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज diagnostic evaluation is always done in between teaching, before teaching, after teaching or none of the above. So correct answer here is diagnostic evaluation is always done after teaching। पढ़ाने के बाद हम वहाँ पर जो कमियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो ये हमेशा आफ्टर टीचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, From the following in which we use simulation as a teaching technique? इनमें से किस में हम सिमुलेशन को एज अ टीचिंग टेक्निक यूज़ करते हैं? फर्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट, सेकेंड मैचिंग टाइप, थर्ड कंप्लीशन टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हेयर इज शॉर्ट आंसर्स। तो सिमुलेशन एज अ टीचिंग टेक्निक हम हमेशा यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट में, क्योंकि सिमुलेशन जो है वहाँ पर हम एज्यूम करते हैं दैट वी आर टीचिंग इन रियल क्लासरूम्स, तो वो हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट है, वहाँ हमारी प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं, हमारी निष्पत्ति देखी जाती है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन द फ्यूचर इज़ बेसिकली मेजर्ड बाय। एक स्टूडेंट के अंदर क्या परफॉर्म करने की क्षमता है, हमें अगर ये देखना है तो हम किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखना है कि उसके अंदर वो एप्टीट्यूड, वो कैलिबर है या नहीं है। सो करेक्ट आंसर हेयर इज एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि जब हमें व्यक्तित्व का मापन करना होता है तो हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं, बुद्धि का मापन करना होता है तो इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, और बच्चे के ज्ञान की अवस्था को हमें चेक करना होता है तो उपलब्धि परीक्षण की हम बात करते हैं। लेकिन जब हमें उसके एबिलिटीज़ को चेक करना होता है तब हम एप्टीट्यूड टेस्ट को देखते हैं। Next question, an ability test includes the following: attitude, interest and intelligence, or achievement, aptitude and intelligence, aptitude, attitude and interest, and last option here is achievement, aptitude and attitude. So जब भी कभी हम एबिलिटी टेस्ट करना होता है तो उसमें अचीवमेंट, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Norm reference tests are basically designed to rank pupils on the basis of their efforts, achievement, knowledge और learning। तो जो हमारे NRT होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, वो बच्चों को उनके अचीवमेंट के आधार पर ऑर्डर करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम्स। मल्टीपल चॉइस आइटम की स्ट्रेंथ क्या नहीं है, यहाँ पर हमें ये देखना है क्या नहीं है। फर्स्ट थिंग, स्कोर रिलायबिलिटी, सेकेंड अलाउज फॉर एजुकेटेड गेसिंग, थर्ड कंटेंट सैम्पलिंग एंड फोर्थ इज इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर कॉग्निटिव लेवल्स। तो जो ऊपर की तीन है हमारी, रिलायबिलिटी ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं तो इनकी रिलायबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है स्कोर्स की। गेसिंग के लिए ये परमिशन दे ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे गेस वर्क हो जाता है। कंटेंट सैम्पलिंग, कंटेंट को हम इजीली इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट को। एंड फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है, इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या लेवल्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा संभव नहीं हो पाता। वो ज़्यादातर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पार्ट को देखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन की, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के द्वारा संभव नहीं हो पाता है।
Next question. In a test, the use of many selected responses can provide good context sampling, time sampling, objectivity, or level of difficulty. So here the answer is objectivity. Next question. What is the most significant advantage of true-false items? Ease of construction, elimination of guessing, item validity और वाइड सैम्पलिंग. यहाँ पर वाइड सैम्पलिंग पॉसिबल होती है तो इसका मेन जो हमारा एडवांटेज होता है वो वाइड सैम्पलिंग ही होता है. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ बेसिकली इस्टेब्लिश्ड थ्रू. जब हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखते हैं तो किसके थ्रू देखते हैं? फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड एनालिसिस, सेकेंड लॉजिकल एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन इज बोथ A and B, and D is neither A nor B. So correct answer here is logical analysis. Which is the final product of measurement? Interpretation of scores, performance, scores और test items. मेजरमेंट का जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो स्कोर्स होते हैं क्योंकि हम वहाँ पर गुणों को मार्क्स के द्वारा बता पाते हैं. तो स्कोर्स जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है मेजरमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मेकिंग अ टेस्ट the first and most important step is determining the process, proper planning, defining objectives, and last option here is collecting context. So जब भी हम कभी कोई टेस्ट बनाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना. किस उद्देश्य के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं? हर कार्य को करने के लिए हमारा कोई उद्देश्य होता है. इसी तरह टेस्ट को बनाने का भी पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसी के अनुरूप हम प्रश्नों का चयन करते हैं या आगे की प्लानिंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ स्ट्रक्चर्ड टेस्ट द बेस्ट मेजर टू अवॉइड गेसिंग इज़ टू यूज़. जब हमारा कोई टेस्ट हम बनाते हैं तो उसमें गेसिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैचिंग आइटम्स यूज़ करने चाहिए, मल्टीपल चॉइस यूज़ करना चाहिए, कंप्लीशन आइटम्स या फिर ट्रू फॉल्स. मैचिंग टाइप में भी हम ऑप्शंस देते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी हम ऑप्शन देते हैं, ट्रू फॉल्स में भी हम ऑप्शंस देते हैं. तो इन तीनों में हम कभी भी गेसिंग को अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन कंप्लीशन जो होता है जिसको हम फिलअप्स या फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमें रिकॉल करके अपनी मेमोरी को के आधार पर चीज़ों को प्रत्यास्मरण करके हमें लिखना होता है. तो यहाँ पर गेस वर्क हमारा नहीं हो पाता है. सो करेक्ट आंसर हेयर इज कंप्लीशन आइटम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Essay test has a great advantage over the objective test because they provide adequate representation, provide opportunities to organize knowledge, have high consistency in marking, and last option here is are free from opportunities of bluffing. So जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा ऐसे टाइप टेस्ट का है वो ये है कि हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा पाते हैं उनके नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने की. हाउ केपेबल दे आर टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज. अपने थॉट्स को कितने अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, अपनी जो विचार उनके माइंड में आ रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको वो कैसे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हम ये ऐसे टाइप टेस्ट के द्वारा देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द बेसिक एंड मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स. जब हम कभी शैक्षिक मापन करते हैं तो उसका मेन हमारा जो फंक्शन होता है, मेन कार्य होता है, वो क्या होता है? हैबिट्स को फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट को देखना है, एटीट्यूड्स को देखना है या फिर अचीवमेंट को. तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम बच्चे का शैक्षिक मापन कर रहे हैं तो हम उसके उपलब्धियों को ही देख रहे हैं. सो करेक्ट आंसर हेयर इज डी, दैट इज अचीवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ. किस चीज़ का मापन करते हैं हम जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पर हम मापन करते हैं उसकी वेरिएबिलिटी का. वो अपने स्थान से कितनी ज़्यादा अलग है, मीन्स जो हमारे ट्रू स्कोर्स थे जो आने चाहिए थे उनसे हमारे ऑब्टेन्ड स्कोर जो हमें प्राप्त हुए हैं अंक वो कितने डिफ़र कर रहे हैं. जो अंक वास्तविक हैं और प्राप्त अंक में जो अंतर है उसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं. और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन वेरिएबिलिटी है क्योंकि ट्रू स्कोर्स में और ऑब्टेन्ड स्कोर्स में जो अंतर है, जो वेरिएशन है, उसको ही हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस आइटम्स
इट इज़ बेस्ट टू। जब हम मल्टीपल चॉइस आइटम्स बना रहे हैं तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, यूज़ ओनली 2 ऑप्शंस। सेकेंड, रिपीट कीवर्ड्स ऑफ द स्टेम इन ऑप्शंस। पुट द मेन आइडिया इन आइटम्स। एंड लास्ट ऑप्शन इज़ मेक ऑल ऑप्शंस ऑफ द सेम लेंथ। तो हम लोगों को जब भी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना होता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी हम ऑप्शंस दे रहे हैं उनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो बड़ा ऑप्शन होता है बच्चा उसको टिक कर देता है गेस वर्क के थ्रू। सो ये हमें ध्यान रखना है कि सभी ऑप्शंस की लेंथ लगभग बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ। बहुत ज़्यादा कंटेंट को हम ले सकते हैं इसमें। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ कंटेंट, क्योंकि हम लोग मल्टीपल चॉइस आइटम्स जब बना रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे कंटेंट को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कम मार्क्स के होते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट वो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जबकि ऐसे टाइप टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक एरिया ऑफ कंटेंट को कवर कर पाते हैं और दूसरे को हमें छोड़ना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, इफेक्टिव डोमेन इज जनरली डिवाइडेड इनटू। कितने सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है हमारा इफेक्टिव डोमेन? दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। नेक्स्ट, हु क्लासिफाइज द इफेक्टिव डोमेन? इफेक्टिव डोमेन का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? दैट हैज़ बीन गिवन बाय रेथ हॉल। नेक्स्ट, इन कॉग्निटिव डोमेन द मेन फोकस इज। कॉग्निटिव डोमेन, जब ज्ञानात्मक उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा मुख्य फोकस कहाँ पर होता है? एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट्स, फिजिकल और मोटर स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, क्योंकि एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट जो हैं वो अफेक्टिव डोमेन का पार्ट हो जाते हैं। फिजिकल एंड मोटर स्किल्स जो हैं हमारे साइकोमोटर डोमेन का पार्ट होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं बच्चों की, वो हम कॉग्निटिव डोमेन में देखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग विच डोमेन इज कंसर्न्ड विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स? मैंने अभी अभी इस चीज़ का आंसर आपको दिया है। फिजिकल एंड मोटर स्किल्स जो हैं हमारी वो साइकोमोटर डोमेन से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच डोमेन? ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। एटीट्यूड्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं। जो भी चीज़ें हमारे भावों से जुड़ी हुई हैं, हमारे भावों को इफ़ेक्ट करती हैं, वो हमारे अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। तो यहाँ पर एटीट्यूड्स की, वैल्यूज़ की और इंटरेस्ट की बात की गई, और ये हमारे भावात्मक पक्ष की बात है, इसलिए हम भावात्मक पक्ष में इसको समाहित करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। इन द अफेक्टिव डोमेन द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज। भावात्मक पक्ष में सबसे निम्न स्तर का लेवल कौन सा है? अटेंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूइंग और रिस्पॉन्डिंग। सो अटेंडिंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। Next question is, in the affective domain which is placed at the highest level of learning? सबसे उच्च स्तर किस चीज़ का है affective domain में? तो वो है कैरेक्टराइजेशन, किसी भी चीज़ को चरितार्थ कर लेना। कैरेक्टराइजेशन वो हमारा affective domain का highest level है। Next question, the process of determining the value or worth of anything is called। किसी भी चीज़ की जब हम मूल्य की बात करते हैं तो वो हमारा इवैल्यूएशन होता है। तो करेक्ट आंसर हेयर इज इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर जनरली रिफ्लेक्टेड बाय। इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो होती हैं वो जनरली हमारी रिफ्लेक्ट करती हैं कॉग्निटिव डोमेन में। ये हम क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोइंग और मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज बेसिकली कंसर्न्ड विद नॉलेज, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन और कॉम्प्रिहेंशंस। सो ये जो है हमारी, जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, रिकॉल करते हैं किसी चीज़ को जो हमें पहले से हमने पढ़ी है या जानते हैं हम उसको, तो ये सब चीज़ें हमारी नॉलेज से रिलेट करती हैं। तो करेक्ट आंसर हेयर इज़ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस जनरली रिक्वायर्स। जो सिंथेसिस है, संश्लेषण की प्रक्रिया है कॉग्निटिव डोमेन की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उसमें जनरली क्या चीज़ चाहिए होती है? जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल, वैल्यू की बात हम कर रहे हैं किसी भी मटेरियल के, तो वो इवैल्यूएशन का पार्ट है। यूज़ द मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, वो हमारा एप्लीकेशन का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल,
वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, किसी भी स्ट्रक्चर को समझना। एंड लास्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो यहाँ पर ये हमारा सही ऑप्शन है। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, जो तथ्य हमारे बिखरे हुए हैं उनको जोड़कर कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल इज द राइट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज, इन विच ईयर द साइकोमोटर डोमेन वॉज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन। सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन को कब क्लासिफाई किया। यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं। पहली चीज़ ये कि साइकोमोटर डोमेन की बात जो की है वो सिम्पसन ने की है, ये BS ब्लूम के द्वारा नहीं दिया गया था, ये सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। और दूसरी चीज़ कि किस वर्ष में दिया गया था, तो ये 1972 में दिया गया था सिम्पसन के द्वारा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।